हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छा होंगे। चलिए, हम लोग एसी वर्मा का सॉल्यूशन देख रहे थे वेक्टर चैप्टर का। चलिए, फर्स्ट में हम लोग देखे थे, लास्ट वीडियो लेक्चर में 8 तक हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखते हैं 9th नंबर का सॉल्यूशन। तो एसी वर्मा आप लोग को निकाल लीजिएगा और 9th नंबर उसका देखिए, उसका मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो 9th नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए इधर। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं, केवल देख करके बहुत लोग के देखते हैं कि बहुत लोग छोड़ देते हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। इसको किया कीजिए आप, ताकि हमको अंदर से जो है आपको खुशी मिले और आपको और वीडियो बना करके देता रहूं। क्लियर है ना? चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है कि ये मॉस्किटो नेट ओवर ए 7 फीट क्रॉस 4 फीट बेड इज 3 फीट हाई। आपके घर में देखते हुएगा कि मच्छरदानी आप लोग लगाते हैं, उसी को मॉस्किटो नेट बोलते हैं। तो बेड का लंबाई चौड़ाई आपको दे दिया है कितना? 7 फीट और 4 फीट दिया है। 3 फीट हाई आपका क्या है? मॉस्किटो नेट है। तो यहां पर ध्यान दीजिए इधर। जैसे मान लेते हैं इस तरह का रूम जो है, तो आप जैसे देखिए ना, यही बोर्ड है, इसको ऑरिजिन लिए, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस। क्लियर है ना? और इसको ऐसे कर दीजिएगा तो क्या, ये बेड का काम करेगा और इधर वाला ये क्या होगा, मच्छरदानी का हाइट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो आपको 7 फीट क्रॉस 4 फीट और हाइट मच्छरदानी का कितना दिया है? 3 फीट। द नेट हैज ए होल एट वन कॉर्नर ऑफ द बेड थ्रू विच ए मॉस्किटो इंटर्स द नेट। ध्यान दीजिएगा, एक कॉर्नर पर होल था। अरे मच्छरदानी का 4 कॉर्नर होगा ना, 4 नीचे 4 ऊपर, तो नीचे वाले कॉर्नर पर एक कॉर्नर पर छेद है, तो उससे मॉस्किटो अंदर घुस गया। अब घुस गया तो समझ सकते हैं क्या करेगा अंदर। तो जो पर्सन उसमें सोया होगा उसको क्या करेगा? उसको सुई देगा कि नहीं, यानी काटेगा। तो कहता है इसमें कि इट फ्लाइज एंड सिट्स एट द डायगोनली अपोजिट अपर कॉर्नर ऑफ द नेट। देखिए, ये मॉस्किटो काफी ऑनेस्ट मॉस्किटो था। मतलब कि वहां से वो बेचारा एंट्री किया ना, तो वो किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है। वहां से घुसा तो डायरेक्टली डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर चुपचाप जाकर के बैठ गया। तो आपसे कहता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉस्किटो। क्लियर है? तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? फर्दर इसमें बी में कहता है कि टेकिंग द होल एज ऑरिजिन, होल को ऑरिजिन ट्रीट करना, लेंथ ऑफ द बेड एज एक्स एक्सिस, इट्स विड्थ बाई एक्सिस एंड वर्टिकली अप जेड एक्सिस, राइट द कंपोनेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है ना? तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिए सर। तो 7 फीट लेंथ को क्या माना है? एक्स एक्सिस। तो 7 फीट क्या हो गया? यही ना डिस्प्लेसमेंट होगा। एक्स में कितना जाएगा बोलिए? 7 फीट। बाई एक्सिस के तरफ उसका विड्थ लिया है, तो विड्थ है 4 फीट और हाइट लिया है 3 फीट। ये ठीक है? बोलिए, यही हो जाएगा ना उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। मतलब क्या, वो डिस्प्लेसमेंट होगा, होगा ना। ऑरिजिन से डायगोनली अपोजिट कॉर्नर को क्या मिला दिए, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले √7 का स्क्वायर 49, ये 16, ये 9, कितना हो जाएगा? 49 और 60, 65 और 65 और 9, 74। इतना क्या फीट आंसर हो गया। और इसमें कहता है कि उसका कंपोनेंट निकालना है। राइट द कंपोनेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कंपोनेंट्स क्या होगा? तो एक एक्स की तरफ होगा, एक वाई की तरफ, एक जेड की तरफ। तो आई में जितना से गुना होगा ये एक्स कंपोनेंट देगा। क्या दे देगा? एक्स कंपोनेंट। तो ये हो गया एक्स कंपोनेंट और ये हो जाएगा वाई कंपोनेंट और ये हो गया जेड कंपोनेंट। हो तो गया, बन गया। क्लियर है? जेड कंपोनेंट कितना? 3 फीट।
एक्स कंपोनेंट कितना 7 फीट, 7 फीट, और बाई कंपोनेंट कितना 4 फीट, और जेड कंपोनेंट कितना 3 फीट। आंसर हो गया। क्लियर है ना? देखिए कितना चुटकी में ये बनते गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको कहता है 10 नंबर। 10 नंबर में देखिए क्या कहता है। कहता है कि सपोज ए वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4.5 यूनिट ड्यू नॉट, व्हाट इज द वेक्टर 3। ये तो एकदम थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन ये बन गया होगा आपको। 10 नंबर कहता है कि ए एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 4.5 यूनिट, 4.5 यूनिट। तो आपको फाइंड करना है ए में कितना फाइंड करना है 3a, बी में है -4a, तो 3a निकालना होगा। तो पॉजिटिव से जब गुना होता है वेक्टर में तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चा 3 टाइम्स हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स होगा, मतलब 4.5 इंटू 3 यूनिट, और डायरेक्शन वही रह जाएगा। इसका डायरेक्शन देखिए ना, ड्यू नॉर्थ दिया है, किधर दिया है ड्यू नॉर्थ, तो ये भी डायरेक्शन क्या रह जाएगा ड्यू नॉर्थ रह जाएगा। बोलिए क्लियर है ना? डायरेक्शन किधर की तरफ था नॉर्थ। बी में कहता है -4a, बी में आपको फाइंड करना है -4a। यहां पर माइनस लग गया मतलब डायरेक्शन को भी अपोजिट करेगा। मैग्नीट्यूड तो वेक्टर का नेगेटिव नहीं होता है, तो 4.5 इंटू 4 यूनिट, इसको गुना कर लीजिएगा, और डायरेक्शन नॉर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा साउथ, ड्यू साउथ। आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है ना यहां तक? चलिए कितना थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन था। 11 नंबर देखिए। 11 में कहता है 2 वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड्स 2 मीटर एंड 3 मीटर, द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। कहता है कि 2 वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 मीटर और 2 मीटर और 3 मीटर। बी का मैग्नीट्यूड है 3 मीटर, एंगल दिया है, एंगल इज 60 डिग्री, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। कितना थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है बोली, नहीं निकल जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। तब 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 हाफ होता है जी, 3 आंसर आ गया। क्लियर है? अब मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यूनिट लिखिएगा तो हो जाएगा ना। बी में देखिए क्या करता है, वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है ए बी साइन थीटा ना, और डायरेक्शन जो होता है वो क्या हो जाएगा, मोड़ दिए तो हट गया। तो ए कितना है 2 है, 3 और ये कितना है साइन 60 डिग्री, साइन 60 √3/2 होता है, तो 2 कैंसिल 3√3 आंसर हो गया। ये भी क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और साइन 60 कितना होता है √3/2 ना होता है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इतना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। ट्वेल्व नंबर कहता है कि लेट A1 A2 A3 A4 A5 A5 A6 A1 be a regular hexagon. Write the x component of vectors represented by the 6 sides taken in order. Use the fact that resultant of these 6 vectors is 0. Prove that. कहता है कि रेगुलर हेक्सागोन है। क्या है बच्चों रेगुलर हेक्सागोन, यही देखिए रेगुलर हेक्सागोन है। टेकन इन ऑर्डर, देखिए सब ऑर्डर में। क्लियर है ना? इसको आगे क्या कहता है देखिए,
A1 A2 A3 यहां से शुरू कीजिए। A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A1, ये रेगुलर हेक्सागोन हो गया। कहता है कि राइट द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय 6 साइड्स टेकन इन ऑर्डर। तीनों का रिजल्टेंट क्या है, यहाँ पर 0 है ना, तीनों का रिजल्टेंट क्या है, सॉरी तीनों का 6 वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या है, 0 है। यूज द फैक्ट दैट रिजल्टेंट ऑफ दीज 6 वेक्टर्स इज 0 टू प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है आपको, क्लियर है ना। यूज द नॉन कोसाइन वैल्यूज टू वेरीफाई द रिजल्ट। चलिए देखिए इधर मान लीजिए एक्स एक्सिस और इधर मान लीजिए वाई एक्सिस। नहीं मान सकते हैं क्या, मान सकते हैं, क्लियर है ना। तो A1 को आप क्या लिख सकते हैं बोलिए, A2 को, तो इसका लंबाई जो है रेगुलर हेक्सागोन है, मतलब सबका साइड लेंथ क्या होगा, सेम होगा। तो इसका क्या लिखिएगा, A cos मैग्नीट्यूड कितना है A, तो A cos 0 आई कैप प्लस A sin 0 जे कैप। अरे एक्स एक्सिस साथ 0 डिग्री बना रहा है, तो जिसके साथ एंगल बनता है उसमें cos और परपेंडिकुलर में sin, कंपोनेंट जानते ना है। A2 A3 को क्या लिखिएगा बोलिए, A2 A3 को आप लिखिएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा ना, 60 डिग्री को लिख सकते हैं π/3। तो A cos π/3 आई कैप प्लस A sin π/3 जे कैप, बोलिए हो जाएगा, क्लियर है। ये देखिए x के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, 120 डिग्री हो जाएगा, ये होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि सेंटर से जो भी ये मिलाते हैं, जितना ट्रायंगल दिख रहा है सब इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो नीचे तरफ से इक्विलैटरल होगा तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल 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 60 डिग्री होगा, क्लियर है ना। तो निश्चित रूप से ये टोटल होता है 180, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री मतलब पाई के फॉर्म में 2π/3। ऐसा क्यों लिख रहे हैं पाई के फॉर्म में, क्योंकि उसी के फॉर्म में आपको प्रूफ करना है। तो जिस फॉर्म में प्रूफ करता है उसी के टर्म में हम लोग लिखेंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर आप लिख सकते हैं A3 A4 को क्या लिख सकते हैं, एक कंपोनेंट देखिए जिधर यहां पर ध्यान दीजिए, इधर अब आप लोग 2 ही कंपोनेंट यदि पढ़े होते, बुक में इतना ही दे करके छोड़ देता है, तो हम लोग ये एंगल लेते हैं कि इधर कंपोनेंट करते हैं, लेकिन देखिए ना इसका इधर आप सोचिएगा भी नहीं ना, तो इसलिए चारों तरफ कंपोनेंट करके मैंने दिखाया था। अब बताइए उसका यूज हुआ कि नहीं, पक्का यूज हुआ, लेकिन कहीं भी बुक इस समय देखिएगा 2 ही तोड़ करके छोड़ देता है, चारों तरफ यार कंपोनेंट होता है। आकाश वाले मॉड्यूल में देखिएगा तो क्वेश्चन ऐसा भी लिखा हुआ है, द मैक्सिमम कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विल बी, एक ऑप्शन इन्फिनाइट है, लेकिन आप देखिए कहीं भी इन्फिनाइट का डिस्कशन किया ही नहीं है, बस 2 पार्ट में तोड़ता है छोड़ देता है। जितना मैं बताया हूं सारा इंपॉर्टेंट है, सबको माइंड में रखना है। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, तो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर लेना है, तो इधर लीजिएगा तो क्या होगा, जिसके साथ एंगल उसमें cos लगाते हैं, ये तो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। तो 2π/3 आई कैप प्लस A sin 2π/3 जे कैप, क्लियर है। इसी तरह इसको क्या लिखिएगा, देखिए इधर से कितना एंगल बना रहा है, पाई बना रहा है ना, ये टोटल एंगल इधर से पाई बनाएगा। तो इसका कंपोनेंट एक इधर लेना है, एक परपेंडिकुलर, तो जिसके साथ एंगल लेना है उसमें cos लगाना है। तो क्या लिखिएगा, A4 A5 A cos पाई आई कैप प्लस A sin पाई जे कैप, क्लियर है। अब देखिए आगे क्या लिखिएगा,
दिख रहा होगा। अब इसको क्या लिखिएगा आगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिखिएगा, इसमें क्या देखते जा रहे हैं, देखिए ना। अब इसको चेंज कर दीजिए, एंगल मापिएगा तो माप सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसमें क्या है, कुछ नहीं तो 0 है पाई/3 में, इसमें पाई/3 में 1 से गुना है, अरे इसको 0 × पाई/3 लिख सकते हैं ना। इसमें 1 से गुना है, इसमें 2 से गुना है, इसमें 3 से गुना, तो 3 से गुना होगा तो 3 3 कैंसिल होकर पाई आ गया, तो अगला में क्या होगा 4 से गुना। तो अगला वाला आप क्या लिखिएगा, यानी A5 A6 कितना लिख सकते हैं, A cos, इसमें 3 से गुना है तो अगला में 4 पाई/3 आई कैप प्लस A sin 4 पाई/3 जे कैप। क्लियर है। इसी तरह A6 A1 को क्या लिख सकते हैं, बोलिए। इसको आप लिख सकते हैं A cos 4 रहता है अगला में 5 प्लस A स्मॉल a sin 5 पाई/3 जे कैप। क्लियर है, लिख सकते हैं ना इतना। अब ध्यान दीजिए इधर, ये टोटल का सम क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि फर्स्ट का टेल जहां पर है वहां पर लास्ट का हेड है, तो रिजल्टेंट सबका क्या हो जाएगा 0। बता चुका हूं कि यदि फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड कोइंसाइड कर जाता है तो रिजल्टेंट बच्चा 0 हो जाता है। ये पता है कि नहीं, बोलिए। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सबका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0, मतलब कि A1 A2 प्लस A2 A1 A3 प्लस A3 A4 एंड सॉल्व करिए ना, A6 A1 शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ये सब को 0 कीजिएगा तो आई वाला एक साथ हो जाएगा, जे वाला एक साथ होगा, तो आई वाला को एक साथ कीजिए तो A cos 0 डिग्री प्लस A cos 0 डिग्री को रेडियन में 0 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 0। चलिए सब रेडियन में प्रूफ करना है, इसलिए उसको डिग्री को मैं हटा दिया। A cos 0 और A cos कितना हो जाएगा पाई/3 एंड सॉल्व कर देते हैं। A cos लास्ट में 5 पाई/3 और ये हो जाएगा आई कैप, होगा कि नहीं। प्लस साइन वाला कीजिएगा तो A sin 0 प्लस A sin पाई/3 प्लस एंड सॉन A sin 5 पाई/3 जे कैप, और ये इज इक्वल टू 0 को क्या लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। अब दोनों तरफ आई कैप और जे कैप को क्या कर रहे हैं इक्वेट कर रहे हैं। ये दोनों तरफ बराबर तभी होगा जब x कंपोनेंट 0 के बराबर और y कंपोनेंट 0 के बराबर। क्लियर है, तब ना दोनों तरफ बराबर होगा। x वाला x के साथ बराबर है, y वाला के बराबर। अरे दो वेक्टर इक्वल कब होता है जब x वाला के बराबर, y वाला के बराबर होगा। तो यहां से इक्वेट कीजिएगा तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ I cap and J cap on both sides, we get क्या आ जाएगा A cos 0 A cos कितना था पाई/3 प्लस A cos 2 पाई/3 प्लस A cos 3 पाई/3 प्लस A cos, अरे पाई को लिख सकते हैं 3 पाई/3 A cos 4 पाई/3 प्लस A cos 5 पाई/3 बराबर क्या हो जाएगा 0। यही तो प्रूफ करना था। अरे यार पाई को 3 पाई/3 लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, यही था ना। देखिए ये था पाई,
तो इसको हम 3 पाई/3 नहीं लिख सकते हैं क्या? इसको 3 पाई/3 लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? क्लियर? ठीक है, तो 3 पाई/3 लिख दिए उसको, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कहता है इसमें आगे कि यूज द नॉन कोसाइन वैल्यू टू वेरीफाई द रिजल्ट। इसको वेरीफाई करना है रिजल्ट को। तो वेरिफिकेशन देखिए, एलएचएस चलिए, यही था ना, ए कॉस 0, तो कॉस 0 डायरेक्टली वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? एक स्टेप कमेगा ना जी। तो कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। कॉस पाई/3 बोलिए, पाई/3 मतलब 60 डिग्री, तो कॉस 60 होता है हाफ। यहां पर आ जाइए, कॉस पाई -1, यहां पर आ जाइए, सॉरी कॉस 2 पाई/3 कितना होता है? -1/2 होता है, 2 पाई/3 है। कॉस पाई -1, कॉस 4 पाई/3, तो 4 पाई/3 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 4 पाई/3 को लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस पाई/3। कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस थीटा होगा। कॉस पाई/3 कितना होता है? तो 1/2, तो ये -1/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? यहां से हो गया -a और यहां से हो जाएगा -a/2। बोलिए, कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं है? और कुछ छूटा क्या है? देखिए नहीं, लगता है छूट गया। इसका कितना होगा? a/1। इसका कितना होगा? a/2। इसका कितना होगा? -a/2। ठीक है, क्योंकि cos 120 डिग्री ये हो जाएगा। cos 120 क्या होता है? -1/2। इसमें देखिए -a, इसमें आ जाइए, तो इसमें कितना हो जाएगा? cos 4 पाई/3, एक और रह गया ना, cos 5 पाई/3। ठीक है, यहां तक cos 5 पाई/3 कितना हो जाएगा? तो cos 5 पाई/3 को लिख सकते हैं आप cos 2 पाई -पाई/3। तो cos 2 पाई मतलब 360, और 360 यहाँ पर होता था ना, माइनस कीजिएगा तो किस में? फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है। और 360 ये होगा, 2 पाई को क्या लिख सकते हैं? 360, तो 360 में 0 बंद कीजिएगा तो इवन होगा ना, तो इवन में क्या होता है? सम सेम। तो cos क्या रहेगा? cos में ही रहेगा पाई/3। cos पाई/3 का वैल्यू होता है 1/2, तो यहां हो जाएगा a/2। क्लियर? अब इसको देखिए ना, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, और ये से ये कैंसिल, कट के 0 हो गया कि नहीं? बराबर RHS वेरीफाइड। क्लियर है? इसको आप याद रखिएगा कैसे हुआ। प्रूव हो गया ना? चलिए, ठीक है। यहां तक 12 नंबर हो गया। 13 नंबर देखिए, 13 बन जाएगा आपको। कहता है कि लेट ए वेक्टर बी वेक्टर इतना फाइंड द एंगल बिटवीन देम। ऐसा तो बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं। 13 नंबर देखिए क्या कहता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया है, एंगल पूछ रहा है। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, देखिए 13 नंबर में यही दिया हुआ। कहता है एंगल क्या होगा? तो एंगल मैंने बोला था कि क्रॉस से भी निकाल सकते हैं, डॉट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्रॉस वाला थोड़ा सा लॉन्ग चला जाएगा क्योंकि क्रॉस करना पड़ता है। और डॉट वाला आसानी से आपको हो जाएगा। ए डॉट बी बराबर क्या जानते हैं? ए बी cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। जब भी आई कैप जे कैप में रहता है तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने बताया था कि आई को आई के साथ गुना, तो 3 2 जा आई को आई के साथ 3 2 जा 6, 3 × 4
12, 4 इंटू 5 20, इधर ए का मैग्नीट्यूड, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा बोलिए? 4, 9 और 4, 2 का स्क्वायर होता है ना 4, और 9 और 4 13, और 13 और 16। चलिए एक लाइन और लिख दे रहे हैं, 4 ये 9 ये 16। यहाँ पर बी का मैग्नीट्यूड 9 प्लस 16 प्लस 25 कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? कॉस थीटा निकालिएगा तो हो जाएगा आपका ये 18 हो जाएगा ना, 18 20 38 डिवाइडेड बाई 16 9 25 और 25 और 4 29, 16 9 25 और 25 50 ना, बोलिए यहां से हो जाएगा 38 बाई √29 इंटू 5 रूट कितना लिख सकते हैं यार? इसको 25 दूनी 50 लिखेंगे ना, ऐसा हो जाएगा। बोलिए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अब इसके बाद देखिए क्या होता है। आप इसको आंसर कहीं भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो सबको गुना करना दीजिए। तो चलिए सबको गुना ही कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38 डिवाइडेड बाई 9 5 जा 45 और 5 2 जा 10 और 4 14, इतना आ जाएगा, एक जीरो हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? अंडर रूट। बोलिए यहाँ से थीटा बराबर कॉस इनवर्स 38 बाई रूट अंडर 1450, ये रहा आंसर। 4 ऑप्शन में ये रहेगा। क्लियर है? तो देखिए बहुत आसानी से इसको बन गया। तो आप नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें 14 में देखिए प्रूफ करने के लिए कर रहा है। 14 में क्या कर रहा है? प्रूफ करने के लिए। 14 देखिए, 14 में कहता है प्रूफ दैट ए डॉट ए क्रॉस बी बराबर 0। देखिए ट्रिपल प्रोडक्ट है, ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाए थे ना, बोले थे कि दो वेक्टर आइडेंटिकल होता है तो डॉट 0 होता है। ए क्रॉस बी जो होगा, ए और बी पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, पूरे प्लेन पर ना परपेंडिकुलर होता है। ए पर या बी पर, दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो प्रूफ करना है तो एलएचएस लिखिएगा। बोलिए ए डॉट ए क्रॉस बी, तो यहां पर क्या है? ए और बी, इसका मैग्नीट्यूड ए और इसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री, और ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाए हैं, इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90। कॉस 90 जीरो होता है, जीरो में हाथी भी गुना कीजिएगा जीरो हो जाएगा। ये हो गया आपका आरएचएस। क्लियर है? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बच्चा? 90 डिग्री हो गया। क्लियर है? लिख सकते हैं ना इतना? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। ए और बी दिया है, कहता है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो क्या उम्मीद करते हैं, नहीं बन जाएगा क्या? देखिए ए क्रॉस बी फाइंड करना है 15 में, तो डायरेक्टली ए क्रॉस बी निकाल लीजिए।
कितना ऐसा क्वेश्चन बनाया है, इससे टफ तो हम क्वेश्चन बना दिए थे। एससी वर्मा जितना देख रहा है ना, इससे टफ टफ क्वेश्चन हम बना दिए हैं। तो मेरा क्वेश्चन थ्योरी का यदि आप कर लीजिएगा ना, तो दुनिया का ऑल बुक बनेगा, ऑल बुक बनेगा, इंस्टीट्यूट का ऑल मटेरियल्स बनेगा। क्लियर है? तो हम तो बोलेंगे कि मेरा आप थ्योरी का क्वेश्चन जरूर एक कर लीजिए, उसके बाद सारा बनेगा, क्वेश्चन बैंक ऑल बुक्स बनेगा। देखिए सब वही है, इससे टफ तो हम क्वेश्चन करवा चुके हैं। क्या हो जाएगा, क्या बताए थे? इसको 2 बार लिख देना है, 2 3 4, 2 3 4। जो पहले रहेगा उसको पहले, उसके बाद बी वाला 4 3 2, 4 3 2, और फर्स्ट लास्ट को क्या कर देते हैं बच्चों, कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ आई कैप लगा देते हैं, जे कैप लगा देते हैं, के कैप, यही लगाते हैं ना। तो क्या हो जाता है बताइए, 3 सॉरी आई कैप इंटू 3 2 जा 6 माइनस 12, दूसरा जे कैप, इसमें सब प्लस लेते हैं, 4 4 जा 16, और 16 माइनस हो जाता है 4, तीसरा पॉजिटिव 6 माइनस कितना आ जाएगा बोलिए, फाइनली ये आ जाएगा आपका -6 आई कैप, और ये ऊपर का है -6 आई कैप, यहाँ पर कितना हो जाएगा +12 जे कैप, और यहाँ पे -6 के कैप। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? चलिए, ये टोटल इस टाइप का क्वेश्चन बनाते जाना है, बहुत आसान था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या सब है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 16 नंबर में क्या करता है, ये आपको थ्योरी में ही बता चुका हूं। बहुत सारा क्वेश्चन तो ऐसा था कि जो हम थ्योरी में भी करा चुके हैं। तो इसमें कहता है कि इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर सो दैट सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर इज द कन्वर्स ट्रू। सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये 0 वेक्टर आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? 0 वेक्टर। कहता है कन्वर्स ट्रू होगा। चलिए इसको देखिए, ये तो आपको हम पहले ही बता चुके थे। जैसे कुछ भी आप ले लीजिए, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो x बाई जेड, जेड कहीं इधर होगा। चलिए ए वेक्टर को आप ले लीजिए x के तरफ, बी वेक्टर को ले लीजिए y के तरफ, और सी वेक्टर को ले लीजिए z के तरफ। किधर भी मान सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए आई कैप, इसको क्या लिख सकते हैं, बी जे कैप, और इसको क्या लिख सकते हैं, सी को सी के कैप। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहां से LHS चलिए, तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी क्या लिख सकते हैं, सी के जगह हो गया सी के कैप, और इसके जगह ए के जगह है ए आई कैप क्रॉस बी जे कैप। तो ए बी सी अंदर में गुना कीजिए चाहे बाहर में, आपको मैंने बताया था या स्केलर को अंदर गुना कीजिए चाहे बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के कैप और आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होता है। तो के क्रॉस के, और के क्रॉस के क्या होता है, 0 होता है। 0 में हाथी भी गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। बोलिए 0 पर एरो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। हो गया प्रूफ कि नहीं? दिस इज RHS प्रूफ। बोलिए कितना आसान है, बहुत आसान है। ध्यान दीजिए इधर, ये आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स जानते हैं। आई क्रॉस आई क्या होता है, सेम रहेगा तो 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। तो ए क्रॉस बी, ये भी साइन थीटा होता है, साइन 0 0 होता है। जे क्रॉस जे रहेगा तो ये भी 0।
के क्रॉस के रहेगा तो ये भी 0, क्लियर है ना। लेकिन आई क्रॉस जे रहेगा तो देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सीधा चले तो सीधा मतलब प्लस लेना है, उल्टा चले तो लगा देना है माइनस। आई के बाद जे, जे के बाद के, रियल में होता है, रियल में होता है जे के बाद के, इसलिए सीधा चल रहा है तो प्लस। एकदम सिंपल ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। बुक में देखिएगा सर्कल करके कंफ्यूज करा देता है, ऐसे जाओगे तो ऐसे होगा, ऐसे जाओगे तो, अरे यार काहे को उतना लॉन्ग करेंगे। लोग भी वही कर देते हैं, छाप देते हैं बुक वाला। अपना भी नॉलेज होना चाहिए। टीचर बुक में यही ना फर्क होता है। यदि सब कुछ बुक में रहता तो घर में लाइब्रेरी बना लेते, 20,000 रुपए लगा करके बुक खरीद करके लाइब्रेरी, विद्वान बन जाते। काहे को आप इंस्टीट्यूट को 2 लाख 1.5 लाख रुपया देते हैं। तो इसलिए टीचर का होना बहुत जरूरी है, वो भी अच्छा टीचर होना जरूरी है। अब देखिए जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे के बाद रियल में के होता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये साइक्लिक ऑर्डर में आई के बाद जे के बाद के के बाद क्या होगा आई, तो ये सीधा चल रहा है प्लस होगा। के क्रॉस आई, के के बाद रियल में आई, तो के के बाद आई, आई के बाद जे, सीधा चला तो प्लस, उल्टा चलेगा तो क्या कर देना है माइनस कर देना है। देखिए नया बता दे रहा है, जैसे जे क्रॉस आई, ये उल्टा चल रहा है, जे के बाद के आना चाहिए तो उल्टा चल रहा है इसलिए माइनस, और जो यहाँ नहीं रहेगा वहां लिख देना है। और के क्रॉस जे रहेगा तो ये भी उल्टा चल रहा है, के के बाद आई आना चाहिए था माइनस आई, और आई क्रॉस के रहेगा, आई के बाद जे आना चाहिए था, ये भी उल्टा चल रहा है माइनस। आप सिंपल समझिए, आपसे कोई आकर के सीधा से बात कर रहा है तो उसको 2 तबरक दे दीजिएगा नहीं, उससे भी आप सीधा से न पेश आइएगा। लेकिन आपको आया आते ही 2 फैक्ट मार दिया तो उसको छोड़ दीजिएगा कि मार करके लापड़ थप्पड़ उसको धंगाच दीजिए पूरा, क्लियर है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सीधा अंगुली से घी नहीं निकलता है, स्ट्रेट फिंगर से घी को नहीं निकाला जा सकता। वही बात है, जैसा देश वैसा भेष बदल देना है। तो यहाँ पर सीधा चल रहा है, आई के बाद जे के बाद के, तो काहे को यार माइनस लगाइएगा। यहाँ पर देखिए उल्टा चल रहा है, जे के बाद आई, जे के बाद के आना चाहिए तो उल्टा चल रहा है, अभी उल्टा चलिए लगा दीजिए, ठोक दीजिए माइनस, क्लियर है। तो अब बिना फिगर को आपको ये याद रहेगा। देखिए ट्रिक्स को माइंड में रखना काफी जरूरी है और बहुत मजा आता है फिजिक्स पढ़ने में, क्लियर है ना। तो चलिए ये समझ गए होइएगा 16 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 17 में देखिए क्या कहता है, कहता है कि पार्टिकल मूव्स ऑन ए गिवन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड v, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, क्लियर है। एट सर्टेन टाइम it is at point P on its straight line path, O is a fixed point, तो फिक्स पॉइंट को ऑर्डिन ले ना लीजिए। 18 है कि 17 पढ़ रहा हूँ, 17 क्वेश्चन है, सॉरी 17। फिक्स पॉइंट को आप ऑर्डिन ले लीजिए, क्लियर। और यही मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन है, इसी पर पार्टिकल जा रहा है और किसी टाइम पर पी पॉइंट पर पहुंच गया है। कहां पहुंच गया है, पी पॉइंट पर पहुंच गया है। कहता है कि ओ इज फिक्स पॉइंट सो दैट ओपी क्रॉस भी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन पी। तो इसका पोजीशन समथिंग एक्स मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस इधर गया और वेलोसिटी क्या है, एक्स किधर है, इधर, क्लियर। तो कहता है कि ओपी क्रॉस भी, यार दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0। ओपी का डायरेक्शन हो गया ओ से पी, अब भी का डायरेक्शन भी है इधर, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्रॉस बी क्या होता है, ये भी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड है, दोनों के बीच के एंगल में साइन लगाते हैं तो साइन 0 एन का 0 में कुछ भी गुना कीजिएगा तो 0, क्लियर है ना। इसमें देखिए तो एक्स आया है पोजीशन नहीं ना, इसलिए क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन पर डिपेंड नहीं किया, एक्स पर डिपेंड किया क्या, नहीं ना, 0 आ गया, यहाँ प्रूव हो गया। यही तो आपको प्रूव करना था। क्या क्वेश्चन है, मजाक हो रहा है,
क्लियर है ना? मजाक नहीं हो रहा है। लोग एससी वर्मा को काफी टफ समझता है, कहता है आईआईटी लेवल गया यार। और देखिए जो हम पढ़ाई, ये आईआईटी लेवल के एकदम आसानी से बन रहा है कि नहीं? बहुत इजी बन रहा है। तो पढ़ाने वाले पे मैंने डिपेंड करता है। मेरा सारा वीडियो को सीरियल नंबर से देख के इसको बनाइए, चुटकी में आप उड़ा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर के कहता है कि द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, इसको लॉरेंट फोर्स बोलते हैं जी। इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? लॉरेंट फोर्स। 18 में ये पढ़िएगा करंट में लॉरेंट फोर्स QE, ऐसे अभी याद रखिए। ये इसीलिए तो फॉर्मूला आपको दे दिया है, क्योंकि अभी आप पढ़े नहीं है। क्लियर है? E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, B मैग्नेटिक फील्ड होता है। E क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड है। B क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेट के कारण जो फील्ड होता है। अब आगे देखिए क्या करता है। सपोज E इज अलोंग x एक्सिस, B इज अलोंग y एक्सिस, इन व्हाट डायरेक्शन एंड विथ व्हाट मिनिमम स्पीड v should a positively charged particle be sent so that net force on it zero। नेट फोर्स क्या कहता है क्वेश्चन में? जीरो कहता है। हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है। तो QE प्लस QV क्रॉस B लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इसको क्या लिख सकते हैं? QV क्रॉस B, इसको इधर लाइएगा, माइनस हो जाएगा नहीं। और देखिए ना, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और इसको फाइनली मॉड डाल देना है। क्या डाल देना है? मॉड। तो जैसे मॉड डालिएगा तो क्या हो जाएगा? चलिए ना, मॉड अगले स्टेप में दे रहे हैं। यहां से क्या लिखिएगा बोलिए? V क्रॉस B माइनस C, मॉड देने पर माइनस वाला प्लस, और डायरेक्शन भी हट जाता है। इसको VB, A क्रॉस B का फॉर्मूला AB साइन थीटा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन तो हट जाएगा, मॉड दिए हैं, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर? ठीक है ना? अब यहां से हमको निकालना है V का वैल्यू। तो V कितना हो जाएगा? E डिवाइडेड बाई B साइन थीटा। बोलिए क्लियर? अब यहाँ पर V का मिनिमम स्पीड निकालना है। V क्या है? स्पीड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यार स्पीड होता है। तो मिनिमम स्पीड, तो V विल बी मिनिमम। मिनिमम कब होगा? इफ साइन थीटा मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा का 1 होता है, तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्वेश्चन में कह दिया है कि x के तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, y की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। तो जेड इधर होता है, लेकिन हवा में लाइन ड्रॉ होता है क्या? नहीं ना, इसलिए इसको इधर झुका देते हैं। तो जेड की तरफ बच्चों क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है? थीटा 90 डिग्री। कहने का मतलब कि V और B के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर है ना? V और B के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर V मिनिमम कितना हो गया? V मिनिमम बराबर E बाई B हो जाएगा आंसर। डायरेक्शन किधर? जेड एक्सिस की तरफ। यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो V मिनिमम बराबर E बाई B, और अराउंड जेड एक्सिस, ये रहा आपका आंसर। बोलिए क्लियर है? समझ गया ना? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 19 में कहता है गिव एन एग्जाम्पल फॉर विच A डॉट B बराबर C डॉट B बट A नॉट इक्वल टू C। कहता है कि A और C इक्वल नहीं है। जैसे देखिए 19 नंबर में कहता है कि A डॉट B बराबर C डॉट B बट A नॉट इक्वल टू C। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, तो आंसर इसका वेरी कर सकता है। बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे देखिए ना, A का वैल्यू इतना ले लिए, B का इतना ले लिए, A डॉट B निकालिए तो कितना हो रहा है?
4 12 3 दूनी 6, 12 6 18। यहाँ पर देखिए बी डॉट सी या सी डॉट बी निकालिए, क्योंकि ए डॉट बी बी डॉट ये सी डॉट बी या बी डॉट सी क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है ना। तो सी डॉट बी निकालिए, सी को बी से गुना कीजिए तो 6 चौका 24, ये 3 2 जा कितना हो जाएगा, -6 माइनस हो जाएगा ना। अरे 6 4 जा कितना 24, और 3 2 जा 6 माइनस है 18 आ गया कि नहीं। यहाँ पर देखिए 4 3 जा कितना 12, 3 2 जा 6 18, दोनों में सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ए और सी इक्वल है क्या, नहीं ना, तो इसको वैलिड हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू क्या देख रहे हैं सी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर। इस चैप्टर में वेक्टर इतना ही तक दिया है, बाकी आगे जो है वही सब डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, जो आप लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ाए थे पहले, पढ़ाए थे ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। उसी से बनाइएगा, जो नहीं बनाएगा कमेंट में कीजिएगा, कमेंट में आप डालिएगा, वो क्वेश्चन हम सोल्व कर देंगे। सब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, क्योंकि इस चैप्टर में वेक्टर प्लस मैथमेटिक्स था। क्या था, वेक्टर प्लस मैथमेटिक्स। देखिए ना लिखा हुआ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। क्लियर है ना। तो 19 के बाद सब मैथमेटिक्स है, वही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ग्राफ का क्वेश्चन है। तो 19 तक ही वेक्टर था। आपको उम्मीद करता हूं कि टोटल आप एकदम समझ गए होइएगा, और बहुत आसान था। क्लियर है ना। लोग इसको बहुत टफ बनाता है, मतलब कि आपके पास कंसेप्ट रहेगा ना। 7 को वीडियो वेक्टर के डालें, 7 देख करके तो बनाइए ना, फटाफट बनेगा, कुछ है ही नहीं, एकदम चुटकी में बनेगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में बहुत शेयर कीजिए यार, फैलाइए, ताकि ऑल इंडिया बच्चा जो है फिजिक्स को बहुत टफ मानता है। और सब जगह, यहाँ छोड़िए ना, कोटा में ये हाल है, बच्चा को फिजिक्स जो है बोले तो कि पूरे बैच में जो है 20% को ही समझ में आता है, बाकी 80% को बिल्कुल नहीं आता है समझ में। अरे 80 तो हम ज़्यादा बोल दिए, बात समझ गया ना, सॉरी 20 तो हम ज़्यादा बोल दिए। 10% को समझ में आता है बैच में। कितना परसेंट, 10%। लेकिन मेरे बैच में 90 से 95% तक बच्चे को समझ में आता है। यानी 100 में 95 बच्चा को समझ में आएगा, 5 बच्चा को उसको नहीं समझ में आता, जो मजा लेकर पढ़ता है। 2 क्लास आया, 2 क्लास गए, फिर 2 क्लास आया, फिर 2 क्लास मौसी कन गया, नानी कन गया, दादी कन गया। यार वैसे नहीं पढ़ाई होता है, समझ गया ना। तो मेरे क्लास में 100 बच्चा में 95 बच्चा को समझ में आता है, 90 to 95 बच्चे। लेकिन बाकी जगह आप देखिएगा तो फिजिक्स वाले क्लास में जो है 10% को ही बुझाता है, बाकी को नहीं बुझाता है। 10 से 20%, ये सही बता रहा हूँ, आप कहीं भी पूछ लीजिए। क्लियर है। भले अपना इमेज बचाने के लिए बोल देगा कि हम भाई कोटा हैं, वो पटना में पढ़ रहा है, तो आपको बोल देगा, पूछिएगा कि अच्छा हो रहा है, तो एकदम बोल दे हाँ बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन उससे क्वेश्चन पूछिएगा ना तो उससे नहीं बनेगा, ये सही आपको बता रहा हूँ। चलिए ठीक है। तो ऐसा नहीं, 10% लोग को ही समझ में आता है, बाकी 10 से 20% को समझ में आता है, बाकी लोग बस इसी तरह केवल छापता है। लेकिन मेरे क्लास में चाहे वो टारगेट हो, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे कोई भी बैच हो, उसमें आप देखिएगा कि 90 to 95% बच्चों को समझ में आता है। ये सही बात बता रहा हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो अगले चैप्टर क्या स्टार्ट करूं, आप लोग कमेंट में डालिएगा। नेक्स्ट चैप्टर क्रैश कोर्स में क्या स्टार्ट किया जाए। ये क्रैश कोर्स में मेरा स्टूडेंट को 90 to 95% बुझाएगा, समझ गया ना। और जब रेगुलर क्लास रहेगा ना तो एक एक बच्चा को ठोस ठोस के समझा देते हैं। ये सही बता रहा हूँ। चलिए ठीक है।